Okay, Pravesh, you were asking something, you were saying something. I was saying that this is a rigorous step, and this should not be implemented by the agencies. The reason being, um, during the time of CDM also, when the British government imposed a toll tax, and there was a agitation against that led by our father of our nation, Sri Gandhi. So I believe that in such personal matters, the state should not intervene, and state should allow the individuals to have the intake as per their tastes, and they should not be subjected to the taxes. Thank you. Okay, Pravesh, thank you for your input. We can move for the next article. Feral cat may be catastrophe for the wild species. सबसे ज़्यादा कैट पॉपुलेशन आई थिंक इट इज इन टर्की। वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ऐसे यहाँ पर डॉग्स है, वहाँ पर कैट ज़्यादा रहते हैं। रीजन है कुछ? हाँ, रीजन है, दैट आई कैन नॉट स्पेसिफाई हियर, कि वहाँ पर कैट क्यों ज़्यादा है, डॉग क्यों नहीं, इसका भी रीजन है। फिर मिसिंग टीबी केसेस इन द प्राइवेट सेक्टर। It has man notification of TB patient mandatory to 50 to address the problem of delayed diagnosis. Only 2% of the notified patients were from the private sector. तो ये एग्जांपल है नेशनल टीबी एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम, स्ट्रैटेजिक प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए कि आप खत्म करोगे। 2.8 मिलियन केसेस, इसमें से 0.3 मिलियन वे फ्रॉम द प्राइवेट, 1.6 मिलियन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बात हो रहा है, हॉस्पिटल का बात हो रहा है ना यहाँ पर, मानसी। हाँ। हम्म। टीवी बर्डन, ठीक है। What is the global fallout of the two war front? तो टू वॉर फ्रंट किसके बारे में बात हो रहा है? तो गाजा में इजराइल वर्सेस हमास, एंड आल्सो यूएस, यूके, यूक्रेन एंड रशिया, तो दो है। तो क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रवेश, ग्लोबल फॉलोआउट? तो फिर आप एक स्पेस, बार क्वेश्चन करेंगे? व्हाट इज द ग्लोबल फॉलोआउट ऑफ टू वॉर फ्रंट? दो वॉर फ्रंट है अभी, गाजा में एक है, एक दूसरा की वेस्टर्न यूक्रेन में, ईस्टर्न यूक्रेन में। तो ग्लोबल फॉलोआउट क्या हो रहा है इसका? ग्लोबल फॉलोआउट यही हो रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रीज के अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, जो एक हो गया। ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्राइसिस है, जो लोगों की जान जा रही है, वो एक क्राइसिस हो गया। इसके अलावा जो रीजनल स्पेसिफिक जो ग्रुपिंग्स हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर, वो बढ़ रही है। और जो वर्ल्ड है दैट इज हेडिंग टूवर्ड्स मोर डी ग्लोबलाइजेशन, आई बिलीव। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा सबसे सबसे मेन एरिया जो आप पहला बोलते वो था कि न्यूक्लियर फॉलआउट हो सकता है यूक्रेन में, बाकी सब तो ग्लोबल पीस सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और सेकंड जो मैं ऐड करूँ, बाकी जो आपका पॉइंट उसमें ऐड करूंगा कि उसका जो ग्लोबल जो कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल जो इजराइल गाजा का हो रहा है, वो फिर उसका फॉलोआउट हर जगह हो रहा है। इंडिया में भी प्रोटेस्ट, इंडिया में भी राइट हो सकता है, यूएस में भी है इमिग्रेंट के द्वारा, तो हर जगह फॉलोआउट हो रहा है एक तरह से, उसका भी एक जोड़ सकते हैं। मानसी, आपको कुछ ऐड करना, यू कैन मूव फॉरवर्ड। इसमें फॉल आउट में तो यही है। इन्फ्लेशन हो गया, पीस सिक्योरिटी इशू हो गया, दूसरा डीग्लोबलाइजेशन बात करते हैं, तीसरा कि रेडिकलाइजेशन और सोसाइटी के अंदर में टेंशन, जीव वर्सेस ये, ऐसे ऐसे करके हर जगह टेंशन सोसाइटी के अंदर में वो बढ़ जाता है, एथनिक इश्यूज। उसके अलावा क्या हो सकता है और फॉल आउट में एक है भी वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो फॉल हम्म, आउट ही है ये इसका। हाँ, उसी में आ गया। अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उस पर क्वेश्चन उठता है, ये बोल सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म हम्म। जो मल्टीलैटरल इशू में प्रमोट किया जा रहा है कि ब्रिक्स ज्यादा ताकतवर हो रहा है धीरे धीरे एज कम्पेयर टू बिग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। तो ये डीग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गया एक तरह से। इसकी वजह से अगर इकोनॉमी में हम बोले
कि ये इम्पैक्ट हो भी रहा है कि शिफ्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर फ्रॉम यूएस और वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट एशिया। तो ये ले लो एक बार आंसर। 2024 में इकोनॉमी के लिए क्या है? तो ये बात करते पहले जीडीपी के बारे में कि अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस ये कि इट वुड बी समवेयर बिटवीन 6.5% to 7% ऑफ द जीडीपी। एंड कंसर्न अभी हमारे लिए फूड इन्फ्लेशन या हेडलाइन इन्फ्लेशन ही कंसर्न रहने वाला है, गिवन वही जो अभी हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो हो रहा है इन स्पेसिफिक एरियाज वेयर वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट। एंड इसके अलावा की सेक्टर्स द इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई इस साल में, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है गिवन दैट वी आर फोकसिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। देन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए टू इट्स फुल पोटेंशियल, एंड जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट एक टर्म यूज करते हैं। देन फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट हो रहा है, रियल एस्टेट सर्विसेज। सो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कुछ एरियाज, तो सो यहाँ पे हमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके साथ जो बैक चैनल सेक्टर्स है लाइक सीमेंट प्रोडक्शन, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है, उनका इंपॉर्टेंस भी और ज़्यादा हो जाता है, लेबर लॉज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक ये एरिया हो गया। एंड विद दिस ट्रेड के अराउंड यहाँ पे मेंशन है कि अभी जो कंसर्न्स है विद द रेड सी ट्रेड एंड यहाँ जो कॉरिडोर है इसमें जो चैलेंजेस हैं, सो ट्रेड, जीडीपी एंड जो डोमेस्टिक सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, एआई का इनकॉर्पोरेशन एंड एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। एंड वी आर हैविंग जनरल इलेक्शंस, तो वो एक डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट होगा ऑन दी इकोनॉमी। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें, देन जीएसटी रिफॉर्म्स के जो पेंडिंग जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, वी माइट एक्सपेक्ट कि जो टैक्स स्लैब्स हैं दे माइट बी रिवाइज्ड, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और हो सकता है दिस फ्रंट। एंड ही लास्टली इन्फ्लेशन की बात की गई तो हमने बात कर ली इन्फ्लेशन की, तो स्टिकी कोर इन्फ्लेशन एक चैलेंज है एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अनदर चैलेंज। ठीक है। WFI प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह। ये इंपॉर्टेंट नाम हो गए, मीराबाई चानू, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, लोविना बारगोइन, बॉक्सर्स हैं, ऊपर में शर्टलर, वेट लिफ्टर। फिर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल, तो डिस्कस कर लिए कि विशाखापट्टनम क्लास में से आते हैं ये। प्रोजेक्ट 15B, 29,000 crores have been allocated under this। तो वेपन्स रेडी किया जाएगा, इनको इंडियन ओशन रीजन में तैनात किया जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो विशाखापट्टनम क्लास में ये है, विशाखापट्टनम क्लास में मुर्मुगुआ, इम्फाल, सूरत। ठीक है, बाकी सब डिस्कस कर लिए। मानसिक कुछ पूछना है इसमें तो आगे। नहीं नहीं अक्षय। एक बार आप दोबारा रिपीट करना, उसको मोरमो हुआ सूरत और मुर्मुगुआ, इम्फाल, सूरत एंड विशाखापट्टनम। ये नहीं नहीं, विशाखापट्टनम क्लास के अंदर आ गई ना ये तो तीनों, मोरमुगा हुआ, सूरत और इम्फाल। नहीं, कोलकाता क्लास है। एक ये सेकेंड। कोलकाता। नेवल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय मोजांगर डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड, Mumbai। P-15 class are followed by 15A Kolkata class destroyer named after major cities around the four corner of the country। तो कोलकाता क्लास के अंदर में विशाखापट्टनम, मोरमुगुआ, इम्फाल एंड सूरत है। ठीक है, इसका मतलब डेली क्लास, कोलकाता क्लास ऐसे है डिस्क्रिप्शन। NDDB के बारे में बताओ प्रवेश। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो आई थिंक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, करनाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डील करता है, जितने भी मिल्क सोसाइटीज हैं ये। तो इतना बता सकता हूँ, बाकी आप लोग बता दो।
हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डील करता है, प्लस उनका रोल रहता है कि लॉन्ग टर्म में मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़े। इंडिया फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड में, 200 मिलियन टन आई थिंक इट इज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और फिर इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी को प्रमोट करने के लिए बात होता है। तो ये ओवरऑल फंडिंग का बात करते हैं, ये लोन देते हैं इनडायरेक्टली, तो इसका बात होता एंड इनका है। प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मिल्क फोर्टिफिकेशन। तो मिल्क फोर्टिफिकेशन होता क्या है, मतलब वर्किंग क्या है उसकी इन फोर्टिफिकेशन शॉर्ट? होता है, फोर्टिफिकेशन होता है कि आप कैसे जो भी फूड ग्रेन हो गया बाकी सब में आप एक्स्ट्रा ऐड करो मिनरल्स, तो आप बाहर से डालते हो उसमें। तो मिल्क फोर्टिफिकेशन हो गया कि इसमें विटामिन डी नहीं होगा तो विटामिन डी बढ़ा दिया जाए, आयरन बढ़ा दिया जाए, ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसके अंदर में कुछ डिजीज होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको डील कर सकते हैं। तो फोर्टिफाइड किया जाता है, जैसे सॉल्ट आर फोर्टिफाइड विद आयोडीन, तो आयोडीन बोलते हैं ना, आयोडीन नमक है, तो फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है वो। फूड ओके। ग्रेन में भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ा जब बोरा आटा का रहता है उसमें लिखा रहता है B12 फोर्टिफाइड, या फिर पढ़ लेना इस पे पीछे। तो ऐसे ही मिल्क को भी किया जाता है। तो हेल्दी है नहीं है इस पे भी क्वेश्चन उठता है कि आप बाहर से ऐड करो जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो हेल्दी बना सकता है? लेकिन अभी जनरली ऐसा कुछ रिसर्च नहीं आया कि जो हेल्दी नहीं है इसका, इसलिए करते आ रहे हैं हम लोग। अब टेक्सटाइल सेक्टर फेसेस ESG चैलेंजेस। तो EU में जो CBAM है, तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये टैक्स एक तरह का टैक्स है ऑन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ से गुड्स आता है। EU बोलते हैं कि मेरे यहाँ गुड्स बनता है तो हम हायर स्टैंडर्ड अपहोल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेबर्स, विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज। तो अपना जो प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ जाता है। लेकिन वहां से आते हैं उनका कंप्लायंस मैकेनिज्म कम है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कम है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उनका वो फॉलो नहीं करते, इसलिए वो अलग से टैक्स लाना चाह रहे हैं, CBAM। तो इंडिया में जो इशू है वो है कि इंडिया रिसाइकल्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स यूज्ड PET बॉटल्स इनटू फाइबर। PET क्या है मानसी? पेट बॉटल्स ना, हम्म। जो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट बॉटल्स होती हैं। हाँ, ठीक है, तो रिसाइकिल कर सकते हो इसको, तो PET जो है ये ले लेंगे पॉलीमर में। करुणा यू कैन टेक अप इन द केमिस्ट्री सेक्शन। तो MSME सेक्टर जो है ये दे हैव टू एडजस्ट टू द रूल्स ऑफ द CBM, एक EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, फ्रॉम कंप्लाइंग विद द ESG स्टैंडर्ड। ESG क्या, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है ना मानसी? यस। हम्म। यस। उसका अपना स्टैंडर्ड है कि आप, ये नॉर्म्स है, ये इतने सारे लिस्ट रहेगा उसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ सकता है, आपका ओवरऑल एक तरह से जो प्रोडक्ट का जो कीमत है वो बढ़ सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये एक इशू है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बताते हैं डू और डाई सिचुएशन है इंडिया टेक्सटाइल के लिए, कि ऊपर टैक्स भी लग रहा है प्लस ये स्टैंडर्ड भी लग रहा है इनके ऊपर में। तो इसको डील करने के लिए क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आई विल ऐड उसके बाद मानसी? अ, कि यहाँ ESG पे वही कंप्लायंस फोर्स किया जा रहा है और CBAM वो भी फोर्स किया जा रहा है इंडिया के ऊपर में, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कर सकता कोई, लेकिन इनडायरेक्टली। तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? बढ़ाने के लिए फर्स्टली जो इसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम है, उसमें मतलब टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स है, क्योंकि डायरेक्टली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो शिफ्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एडिशनल हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिएंगी। तो वी कैन लुक फॉर और ऑल्टरनेट मार्केट जहाँ पे हम डिमांड को केटर कर सकते हैं, हम्म। एंड दिस कैन बी अगेन मेड अ पार्ट ऑफ द bilateral free trade agreements also, and this can be taken up there also as a part of एक solution की आगे जाके एक प्रॉब्लम ना हो। एंड ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो पॉलिसीज हैं फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी टेक्सटाइल सेक्टर में, टू मेक अगेन टेक्सटाइल ऑल्सो सस्टेनेबल इंडस्ट्री, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ग्रेजुअली इंडिया भी इम्पोज कर सकता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स, जो हम बात भी करते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंडिया वुड ऑल्सो बी गोइंग फॉरवर्ड विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये।
जैसे कार्बन मार्केट्स भी अल्टीमेटली एक टाइम गैप के बाद इंडिया ने भी वी आर वर्किंग अपॉन इट्स क्रिएशन ऑल्सो, तो सिमिलरली ये हम आगे जाके कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ईयू, यूरोपियन यूनियन, इट हैज एग्जेम्प्टेड इट्स ओन एमएसएमई सेक्टर फ्रॉम द ईएसजी नॉर्म, लेकिन वो चाहता है कि इंडिया ऐसा फॉलो करे ईएसजी नॉर्म। तो दिस शोकेस द हिपोक्रेसी डुअल फेस बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडिया क्या कर सकता है? तो इंडिया बात किया है कि रिसाइकल प्रोडक्ट, 3R इकोनॉमी की बात करता है, या फिर सस्टेनेबल यूज, जैसे आपने बताया कि बैम्बू सूट को यूज कर सकते हैं, कोपरा को यूज कर सकते हैं रिसाइकल इसमें, टेक्सटाइल में। और फिर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो अभी हम लोग बेचते हैं 40% और 16% एक्सपोर्ट जो ईयू को भेजते हैं, कहीं और भेज सकते हैं, तो उससे बढ़ सकता है अपना। सही। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, एनपीसीआई। मानसी, ठीक है, मैं बताता हूँ एनपीसीआई क्या है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 में आया। इसका रोल है कि जो भी पेमेंट होता है इंडिया के अंदर में, इसको रेगुलेट करते हैं। और बैंकिंग को रेगुलेट करता है आरबीआई, और एनपीसीआई रेगुलेट करता है पेमेंट मैकेनिज्म को। तो यूपीआई इनका एक एक तरह प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके अंदर में बहुत सारे ऐप है। तो उसको यूज करते हैं ताकि बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाए। मानसी, राइट। ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, आप लोगों ने अभी जो ये बात की अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके बारे में कुछ बता दो आप। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगा, अपैरल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में हो सकता है। नहीं, ये जस्ट एन ऑफिशियल बॉडी है। मिनिस्टर कॉमर्स 1978 के अंदर हो सकते हैं। 19 के अंदर बनी है और हेडक्वार्टर टेक्सटाइल, गुड़गांव है। इसके एफटीए जो साइन, ट्रेनिंग जो दी जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं, स्किल्स दी जाती है, उसके बाद जो फाइनेंशियल लॉजिस्टिक की कॉस्ट उठाई जाती है, सारा काम अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करती है। और इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ट्रू, हम्म। 1978 में बना ये। तो तो ये एनपीसीआई की गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। तो एनपीसीआई इज लोकेटेड इन बॉम्बे एंड इज अ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आती है। तो आई थिंक इट इज अ प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8। तो बाकी आप कंफर्म कर लेना। दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम द जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ऐसे अगर बोला जाए तो आज इस साल क्या क्या हुआ उस पर है। अब तुम बता दो मानसी, इस पे ये हो जो कि इवेंट। हाँ, स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, उनका एक लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गिवन काउंटर टू द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने कम्प्लीटली इसको बैन और प्रोहिबिट कर दिया था कि जल्लीकट्टू नहीं होना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे जो अब एथिकल डिलेमा इमर्ज हुई वो यही थी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल्स प्लस ह्यूमन सेफ्टी भी एक इशू था, वर्सेस वी कैन से जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ऑफ दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से यही आर्गुमेंट आई, उन्होंने जजमेंट के बाद एक लॉ फिर से इम्प्लीमेंट किया, ये बोलते हुए कि उनका पार्ट है ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रैक्टिस का, तो इसको कम्प्लीटली बैन और प्रोहिबिट नहीं कर सकते, बट इंश्योरिंग की सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं एंड ऐसे कोई एक्सीडेंट्स मेजर ना हो। तो उन्होंने लॉ पास किया कि प्रैक्टिस वुड स्टिल कंटिन्यू एंड वो उसको बैन नहीं करेंगे। तो लेटर ऑन दिस लॉ वाज आल्सो अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि जो लाइक मेजर्स, रैशनल मेजर्स रिक्वायर्ड हैं वो इस लॉ का पार्ट हैं, तो वो भी एब्सोल्यूट नहीं है लॉ भी इन इट्स फॉर्म। तो जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की हम बात करते हैं इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो दिस वाज द एंटायर केस अबाउट द जल्लीकट्टू थिंग। दूसरा, यहाँ पर दूसरा, आ, पहली बार खुला इंडिया में फर्स्ट एप्पल के शोरूम मुंबई में, फ्लैगशिप स्टोर। तीसरा, ये WFI से जो रिलेशन था फार्म ब्रिजभूषण, हाँ, उससे टेस्टिंग्स रिलेटेड है। प्रोटेस्ट। कर्नाटका में कांग्रेस जीते थे, वो हो गए। तो ये तो एक्सीडेंट हुआ था बालासोर में, ट्रेन ओडिशा में। एक्सीडेंट्स। हम्म। ये अभी जीते थे एलिफेंट विस्परर, बिकेम द फर्स्ट वुमेन एलिफेंट केयर टेकर इन तमिलनाडु। और इनको ऑस्कर भी मिला था, मेरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। अच्छा डॉक्यूमेंट्री है ये, 1 आवर का।
नाम बताएंगे उसे किस बारे में करते हैं? एलिफेंट विस्परर। और ये मेती बॉयज बिलोंगिंग टू द विलेज प्रोटेक्शन इन द मेती कुकी बॉर्डरिंग विलेजेस। तो मणिपुर क्लैश जो है 2023 में उस पर। साइक्लोन मिचोंग चेन्नई। ये लोकल हो गया। सेकंड। ठीक है फिर मैं मूव फॉरवर्ड। Coming to the Indian Express newspaper, first article, entire country should celebrate Diwali on January 22, a day of Ram Temple ceremony PM। तो ऐसे में क्वेश्चन है मानसी कि जो राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका इनॉग्रेशन हो रहा है, इट इज अ रिलीजियस इवेंट। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये दिखाता नहीं है कि जो रिलीजन और जो स्टेट है उनके बीच में जो दूरियां है वो कम हो रही है, और एक तरह से पार्टीशनशिप दिख रहा है बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस, मतलब रिलीजन को ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे कि आप इसको ही फॉलो करो, या इसमें फोर्स या कोअर्जन नहीं दिख रहा है। बट थोड़ा सा आई वुड से कि इसकी पॉलिटिकल एलिमेंट है। बट इंडिया में जो सेक्युलरिज्म मॉडल है दैट इज कि वी इक्वली सपोर्ट ऑल द रिलीजन्स। तो आई वुड से दिस, एंड प्लस यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की। एयरपोर्ट इज बीइंग आल्सो इनॉग्रेटेड, टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो एक और उस एरिया में और क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हो सकते हैं विद दिस। तो हाँ एक तरीके से जो इमेज भी है हमारी, मतलब वो और स्ट्रेंथन हो रही है थ्रू दिस आई वुड से। प्रवेश। कि 2 मिनट, मानसी ने अभी आपने जो बोला कि यहाँ पे ज्यादा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो क्या आप ये नहीं मानेंगे कि रिलीजियस डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस है? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी। ठीक है, चलिए। तो मैं मुझे ये बस कहना है हाँ बोल बोलो हाँ, मुझे प्रवेश। ये कहना है कि इंडिया का जो कल्चर रहा है, वहां पर जो एथिक्स है, मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर से इंग्रेन्ड है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो सुनाई गई, उसमें जो जजेस बैठे थे वो भी उनमें से किसी ने पगड़ी पहनी हुई थी, किसी ने फोरहेड पर टीका लगाया हुआ था। हमारे जो अभी मंदिर के स्पेसिफिक में हम बात करें तो हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मानते हैं, हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नहीं मानते जिसमें सेपरेशन होता है स्टेट का और रिलीजन का। इंडियन सेक्युलरिज्म बोलता है कि हर रिलीजन सरकार के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई दूसरा रिलीजन है। सरकार रिलीजन को जब भी जरूरत होगी तो स्टेट उसके लिए खड़ा है, और रिलीजन की जब भी जरूरत होगी तो रिलीजन स्टेट के लिए खड़ा है। तो ये मेरे को बोलना मैं बस एक ही इसमें बोलूंगा है। कि जो राम टेम्पल है, इट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिलीजियस थिंग। इट इज अ हेरिटेज सिविलाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ द इंडिया। और जो सिविलाइजेशन और हेरिटेज को प्रमोट करना एक गवर्नमेंट का कर्तव्य है। तो ये प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इस इंडिया का सॉफ्ट पावर है इन द साउथ ईस्ट एशिया वो बढ़ेगा। तो इसके लिए भी ये किया जा रहा है, तो वो भी एक ऐड कर सकता है अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स यू हैव मेंशन्ड। देखिए, रिलीजन तो है, मतलब आप ऐसा इसको निग्लेक्ट मत कीजिए कि रिलीजन नहीं है, कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन रिलीजन के बिहाफ पे ही है। क्योंकि जो आइडेंटिटी इंडिया का है वो सेकुलर नहीं है। आइडेंटिटी इंडिया का जो है 5000 ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन है आइडेंटिटी का। इंडियन स्टेट का जो आइडेंटिटी है वो सेकुलर है। तो इंडिया और इंडियन स्टेट में फर्क है। तो इसलिए यहाँ जो बात हो रहा है, यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन का बात हो रहा है, सिविलाइजेशन हेरिटेज का बात हो रहा है। इसलिए जरूरी है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका आइडेंटिटी क्रिएट करना है आफ्टर द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, धीरे धीरे तो होगा ऐसा। ठीक। इग्नोर बाय द गवर्नमेंट, पूंछ पूंछ विलेज पूल्स फंड फॉर द न्यू प्लेग्राउंड। तो इसमें लिखा अराउंड 2000 residents of Kalai have pooled their own resources to turn the privately owned agriculture land into sports complex।
which they hope will keep the youth away from narcotic and attempt by militant groups to revive terror activity in the region. Mansi, you can take up this example in the GS3 सिक्योरिटी वन, क्योंकि ये इनिशिएटिव दिखाया है कि विलेज के तरफ से भी इनिशिएटिव है। हम लोग हमेशा बात करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू क्या इनिशिएटिव लिया है फॉर द एंटी नार्कोटिक अभियान, या फिर ड्रग एडिक्शन को डी एडिक्शन कैंप के लिए, या मिलिटेंट से कैसे दूर डी एडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये 2000 रेसिडेंट ऑफ द कलाई विलेज कैसे इनिशिएटिव लिया अपना, तो ओन्ड अपना खुद का एग्रीकल्चर लैंड को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये एग्जांपल अच्छा है। एक्यूआई इंडेक्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं करुणा? जब मेजर करते हैं एक्यूआई को तो क्या क्या किसमें क्या चीज मेजर करते हैं इसमें? जो PM2.5, PM10, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन ओजोन का लेवल। और भी रहता है आई उसमें? ओजोन हो गया, और फिर दो और है जो आई थिंक मिस हो जाता है हमेशा, एक अमोनिया और लेड। NO2 SO2 CO, ये हो गया तीन ऐसे याद करने का। दूसरा हो गया PM2.5 और PM10, ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखना। और दूसरा लास्ट जो दो चीज हम इसको रख लेना कि पीबी और लेड, पीबी लेड और NH3 अमोनिया। तो प्रवेश सफर है क्या? सफर एक प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एसोसिएशन है जो कि WMO के तर्ज पर काम करता है, वेदर फोरकास्टिंग देने के लिए प्राइवेट एजेंसी। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इट इज अ ग्रेडेड रिस्पांस, नाम में ही है कि हर एक जैसा एक्यूआई इंडेक्स होगा उसके हिसाब से आप एक्शन करोगे। तो शुरू में थोड़ा लीनियंसी नहीं मिले, शुरू में थोड़ा कम होगा, आप स्कूल बंद करोगे, लास्ट में बंद करोगे। शुरू में आप फिर थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लोगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे आफ्टर 500 400 एक्यू है, तो ग्रेडेड उसमें 1 2 3 4 5 स्टेप दिया होगा जितना वेरिएबिलिटी इन द एक्यू इंडेक्स में। तो तो इस याद कर सकते हैं ग्रेडेड इसको। रिस्पांस को लाया कौन था उसे बता दीजिए। ग्रेडेड रिस्पांस ये लाया गया था आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और एक कमेटी बैठा था, दिल्ली के हिसाब से कमेटी बैठा था, कंप्रेहेंसिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स कमेटी था, वो CAQ। इंडेक्स अलग हो गया, इंडेक्स नहीं, हाँ कॉम्प्रे काउंसिल था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बाय डिफरेंट स्टेट, तो वो ये कमेटी का नाम था। इसमें CAQ। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये सारे स्टेट हैं। सब बर्निंग भी इसके अंदर एक मैटर है जो लिया जाता ट्रू, ठीक है। PM विश्वकर्मा किसके लिए किया है मानसी? PM विश्वकर्मा ट्रेडिशनल स्किल लिखा है, ट्रेडिशनल स्किल्स के लिए विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा स्किल्स स्किल से रिलेटेड। आर्टिस्ट है। विश्वकर्मा है कौन आसिफ? बताइए आप एक बार विश्वकर्मा। ये लोग विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं, इट इज रिलेटेड टू वही द पूछा। क्राफ्टमैन डीटी, क्राफ्टमैन से रिलेटेड डीटी है, मूर्ति है और भगवान है, इनको मानते हैं। जो आप बता दो, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एग्जैक्टली बता दो। करुणा बता रही है, बताओ करुणा। आई थिंक जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं और जो फॉर एग्जांपल ब्लैक स्मिथिंग करते हैं या पॉटरी करते हैं, कार पेंटिंग करते हैं, तो उनके लिए है कि उनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी आगे बढ़ा पाए या इकोनॉमिकली भी उनको आगे बढ़ा पाए। दीदी आ गया, नाम लेते, कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मर, टेलर, गार्लैंड मेकर, मेसिनरी। अब बोलेंगे मेसिनरी फ्री मेसिनरी है, हम लोग कौन से जाति से आए? फ्री मेसिनरी से, तो लोग लगे भाई बड़ा बात है, लेकिन हिंदी में भाई चेंज हो जाता है कॉन्सेप्ट, लोग डिफरेंट लेते हैं। गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मानसी, यस अशोक। मतलब इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंट हो जाता है वर्ड्स का मीनिंग। और वो है। मूवी बोलते हैं ना कि फ्री मेसिनरी से बिलोंग करते, तो वो क्या थे? ब्रिक लेयर थे,
तो उसमें थोड़ा हम्म लगता है, हाई फाई लगता है। हाँ, वही बात है। फ्यूचर फाइट अगेंस्ट द फॉरेन मिलिटेंट, दिस वन। काशी तमिल संगमम एंड्स। तो वही काशी और नॉर्थ साउथ डिवाइड को रोकने के, कम करने के लिए, दोनों का इंटीग्रेशन करने के लिए, और दोनों का जो एक दूसरे कल्चर एलिमेंट है, स्पिरिचुअल एलिमेंट है, उसको आप सीखे, इसके लिए किया गया था, हर साल किया जाता है ये, I think। काशी तमिल संगमम launched last year by the Ministry of Education to build a social culture division, cultural bridges between the two diverse region। तो किस चीज को कमेमोरेट करने के लिए उसी का आप हिस्ट्री के जाने माने हैं, तो आप बताइए काशी तमिल संगम ऐसा कुछ हिस्ट्री में हुआ था? काशी तमिल संगम, बोलिए आप। मतलब नॉर्थ नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई नॉर्थ और साउथ का जब कभी ऐसे एक अगर टाइम पे बोलेंगे तो हाँ, अगर डिस्कशन हुआ एग्जैक्टली काशी तमिल नहीं बोल सकते। अगर बोले हाँ, कि जैसे कन्नौज को बोलते हैं कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द हर्षवर्धन टाइम, तो कन्नौज में बाकी जगह से लोग आए थे, साउथ से भी गए थे पंडित, नॉर्थ से भी थे, तो वो एक जगह कल्चर हब थे। फिर साउथ से फिर आदिशंकर जी हर जगह गए, तो वो भी एक तरह से इंटीग्रेशन दिखाता है। तो एग्जैक्टली काशी तमिल संगम तो नहीं बता सकते। ठीक है। अगर ये आपको पता नेशनल, होगा। नहीं नहीं, मैं हाँ। आपको कंफर्म करके बता दूंगा सेपरेटली। नेशनल लिबरल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये आप सिक्योरिटी के अंदर साइड कर सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी, जो कि हमने रिसेंटली किया भी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उसके अंदर। ठीक। ये उससे रिलेटेड पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, so that we can move forward। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, लाहौर सेशन 1929, ये इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 1930 was declared as इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। इनैक्टमेंट हुआ था नवंबर में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद पार्टीशन किया गया ब्रिटिश इंडियन टू इंडिपेंडेंट स्टेट, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेहरू कौशिक, became the first prime minister, लॉर्ड माउंटबेटन became the first governor general। बोले। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था एक टॉपिक कि जनवरी 22 को सेलिब्रेशन करना चाहिए दिवाली का, हम्म। जस्ट इस से ऊपर, तो हाँ उसको पता है, थोड़ा हाँ। बताएं, तो वही बात थोड़ा कर रहे हैं बताएं। कि वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे जनवरी 22 को जब इनॉग्रेशन होगा राम टेम्पल को, सेलिब्रेट करो उस दिवाली ऐसा। तो मैं एग्री नहीं करता उस स्टेटमेंट से। दिवाली जो दिवाली है, उनका सैंक्टिटी ब्रीच हो, लेकिन उनका बोलने का मकसद है पॉलिटिकली बोल सकते हो वो, इसलिए बोल रहे ठीक। हो। दिवाली उसी समय होगा जिस समय होता है। इतने लोग, और नहीं कुछ है इसमें। ये भी डिस्कस किया, अर्जेंटीना नॉट ज्वाइनिंग द ब्रिक्स, क्यों, फार राइट प्रेसिडेंट। और आफ्टर नॉर्दर्न लाइट, नॉर्दर्न लाइट कौन से, हम लोग बात करते हैं ना, एटमोसफेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो नॉर्दर्न लाइट किस में ionosphere होती है? ट्रू। ठीक। ionosphere द टूरिस्ट विजिट आइसलैंड टू सी द रिवर्स ऑफ लावा, तो वहां पर भी लोग जा रहे हैं देखने के लिए। एवरीवन हैप्पी हैजल गेस, साउथ वेस्ट ऑफ रियाजविक, रेकजविक erupted on December 18।
ये बदलो मानसी। Expatriate NARCL onboarding of bad loans, focus on preventing fraud. NARCL So this was a part of reformatory measure जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक ही सेपरेटली डेडिकेटेड बनाई गई थी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो ऑन बोर्डिंग ऑफ द बैड लोन्स, मतलब बैंक सेल करते हैं अपने बैड लोन्स जो है एंड बैड एसेट्स जो है टू दीज कंपनीज। सो बैंक्स के लिए फायदा ये कि उनकी बैलेंस शीट क्लियर हो जाती है, दे आर एबल टू मोर फोकस अपॉन देयर बिजनेस। एंड NARCL का कहना ये फोकस ऑन प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स। तो मेन तो जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम यही है कि टाइमली रीपेमेंट्स को इंश्योर करना पहले ज्यादा फोकस एरिया प्रायोरिटी वो है। उसके बाद जो एक्चुअल फंक्शन है, जो एक्चुअल रोल एंड ड्यूटी है ARCs का, कि जो बैड लोन्स है उनको फिर वो ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट कुछ अमाउंट जो उसका सेटल हो पाए। तो दिस इज द मेन थिंग विच वी आर फोकसिंग अपॉन। बट यहाँ पे भी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, लिखा हुआ है ना एक्सपेडाइट NARCLs ऑन बोर्डिंग। So इसकी functioning, इसकी progress have been slow due to mix of factors which include structural issues, reluctance from the lenders to offload their bad assets over price disagreements. तो NARCL और बैंक्स के बीच में भी डिसएग्रीमेंट है कि कितने प्राइस पे उन बैड लोन्स को बैंक सेल करेगा ARCs को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही है। अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जो यूनियन बजट 2021 का आया था उसमें बात की गई थी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है उसका गठन होगा। और इसी के साथ साथ एक और चीज आई थी, इसका नाम है इंडियन डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो एक हमारे यहाँ है NARCL जिसका फंक्शन तो हिमांशु जी ने बताया, और दूसरा है इंडियन डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो दोनों क्या काम करते हैं? क्लीन करते हैं बैंक की बैलेंस शीट बाय टेकिंग द NPAs फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड दे आर द लिमिटेड कंपनीज अंडर द SARFAESI एक्ट and registered within the RBI. Thank you so much. ठीक है। Government spent 13.5 crore to operate electoral bond scheme. State Bank of India, which is authorized to issue electoral bond, have charged 13.5 crore to the government towards commission, printing, other expenses and managing the operating of electoral bond scheme. ऐसा बोला गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज गार्नर्ड अराउंड 1006 crore फ्रॉम अनोनिमस डोनर। तो इसमें इशू ऑफ अनोनिमिटी वाला बात करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किसको कितना मिला और कहाँ से मिला। तो एक एग्जांपल है रिफॉर्म इन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आल्सो। डीप फेक अ प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर कंडक्टिंग सेफ एंड फेयर पोल्स। ट्रू कि मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन जो यूज होता है ये इम्पैक्ट कर सकता है इलेक्शनरिंग प्रोसेस, और इट इन्फ्लुएंसेस द माइंड ऑफ द पीपल। कि आप जो बोलते हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड चेंज कर दे, उससे राइट हो सकता है, उससे मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, इसलिए। और तो इसको टैकल कैसे कर सकते हैं? तो AI से अलग से एक्ट आना चाहिए इंडिया में, और सोशल मीडिया कंपनीज को अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि अगर आप डीप फेक है तो नीचे में डिस्क्लेमर होना चाहिए डीप फेक, ऐसा तो बोल सकते हैं। व्हाट इज इन स्टोर? कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट ऑफ असम के हिसाब से दिया हुआ है कि लॉन्चिंग ऑफ द 200 ACE बसेस, revolutionizing the Assam public transport, seamless integration of state